मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। प्लेटफॉर्म पर कोलाहल और शोर के बीचों बीच सजी किताबें और एक जाना पहचाना चमकता चेहरा, प्रेमचंद। गालिबन किसी रचनाकार को इतनी प्रसिद्धि और प्रेम मिलते विरले ही देखा गया है। शायद इसका एक अहम कारण है उनकी रचनाओं में व्यक्ति के जीवन के मजबूत बिंब। प्रेमचंद की रचनाएं जीवन के इतने निकट हैं कि कोई हिंदी का पाठक हो न हो वह प्रेमचंद से गुजर ही जाता है। 1916 में प्रेमचंद अपनी पहली कहानी पंच परमेश्वर के साथ हिंदी कहानी के रचनाकारों की कतार में खड़े हुए। प्रेमचंद की रचना यात्रा और गांधी। प्रेमचंद का गांधी पर गहरा प्रभाव था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वर्षों की पराधीनता ने देश को जिस हताशा में डुबो दिया था, प्रेमचंद भी उससे अछूते नहीं थे। यह हताशा भारत के लोगों में एक निश्चित और परम सत्य सी उभर रही थी और ऐसे में वर्ष 1915 में गांधी का आना और अपने साथ संभावनाओं का लाना एक उम्मीद की किरण बनता दिखा। प्रेमचंद गांधी की बातों से प्रभावित हुए और यह बात उनका साहित्य कहता है। अपनी आरंभिक कहानियों में प्रेमचंद के दो आधार थे, जिसमें एक आदर्श व दूसरा यथार्थ था। अपनी इन कहानियों के बूते वे समाज को आदर्श की महत्ता और आवश्यकता पर विश्वास दिलाते और मजबूती से उसे स्थापित करते नजर आए। उनकी कहानियों में क्रमशः आदर्श और उसमें झांकता यथार्थ दिखाई दिया। हालांकि समय के साथ प्रेमचंद की रचनाओं का क्रम बदल गया। अब यथार्थ ने आदर्श की जगह ले ली। ऐसा हुआ गांधी से उनके मोह भंग के चलते। महात्मा गांधी के कई आंदोलनों का विफल होना और खुद गांधी का उन विफलताओं का कारण बनना प्रेमचंद को अखर गया। गांधी आंदोलनों के चरम पर पहुंचते ही उन्हें वापस ले लेते, जिसका उदाहरण असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा में मिलता है। इसके चलते आरंभ में जो प्रतिमान प्रेमचंद गढ़ते हैं उसे बाद में वे स्वयं तोड़ देते हैं। अब उनकी कहानियों में आदर्श की महत्ता कम हुई और जीवन की वास्तविक निराशा से उनकी कहानियां सराबोर हो गईं। उनकी रचना यात्रा में इस बात को टटोला जाए तो हम पाएंगे कि बड़े घर की बेटी में वे जिस आदर्श जीवन और चरित्र की बात करते हैं उसे आगे चलकर पूस की रात और कफन जैसे कहानियों में झुठलाकर वास्तविकता को जीवन का केंद्र स्वीकार करते हैं। शोषितों और असहायों के प्रेमचंद। प्रेमचंद का रचना संसार जीवन की जद्दोजहद में थाह की खोज है। वे शोषितों और पीड़ितों के पक्षधर हैं और उनसे ही अपनी रचना के आधार का सृजन करते हैं। प्रेमचंद ने जब अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था तब दलितों के प्रतिरोध का स्वर उतनी तेजी से सुनाई नहीं पड़ता था। उस दौर में प्रेमचंद ने अपने कलम से उनके विद्रोह की राह खींची। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के उस प्रसंग को याद किया जा सकता है जिसमें एक दलित कन्या से एक सवर्ण का संबंध बन जाता है। प्रेमचंद ने दलित युवती सिलिया और सवर्ण माता दीन के प्रसंग में दिखाया है कि उनकी बढ़ती हुई अंतरंगता को देखकर सिलिया के परिजनों ने माता दीन से कहा कि वो सिलिया से विधिवत विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना ले, लेकिन माता दीन ने साफ इनकार कर दिया। तब आक्रोशित दलितों ने उसे दबोच कर उसके मुंह में हड्डी घुसेड़ दी। यहाँ यह तो साफ है कि प्रेमचंद जहाँ एक ओर दलितों का स्वर मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे सवर्णों को इस बात की चेतावनी भी दे रहे हैं कि उन्हें अपनी मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में दलितों की पीड़ा को स्वर दिया है, जिसमें ठाकुर का कुआं जैसी प्रभावशाली कहानी भी शामिल है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कई बार इतने वास्तविक हो जाते हैं कि पाठक बेचैन हो उठता है। उनकी कहानी कफन भी कुछ इसी श्रेणी की कहानी है। प्रेमचंद इस कहानी के जरिए हमारे सामने समाज को बेआबरू कर देते हैं। घीसू और माधव का एक कफन के लिए पैसे जुटाना, उसे उड़ाना जैसे समय के साथ शोषित व गरीब वर्ग में गहराती निरंकुशता बयान करता हो। प्रेमचंद और साहित्य। प्रेमचंद साहित्य को जीवन की निकटता से मापते थे। उन्होंने एक बार एक भाषण में कहा था, साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं की गई हैं,
पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। प्रेमचंद साहित्य को दायित्व मानते हैं। उन्हें स्वीकार नहीं है कि साहित्य भोग विलास से लबरेज कोई किस्सा हो जिसकी शह में केवल नींद आए। वे उठकर खड़े हो जाने की अलख को साहित्य मानते हैं। प्रेमचंद साहित्य पर कहते हैं, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे। मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। हमारा देश जिस राह की ओर अग्रसर है, दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद उसमें हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। किसी रचनाकार की उलझन से पुती हुई कृति अगर दशकों व शताब्दियों तक प्रासंगिक बनी रहे तो समाज की विफलता उस अनुभूति में झलकती है। प्रेमचंद ही नहीं, उनका साहित्य भी नए रास्तों की तलाश का सूत्रधार है। उनकी लोकप्रियता समाज में उस सत्य की स्वीकार्यता है जो उसकी दुर्बलता में जरा से साहस की दरकार रखता है।